भारत हमेशा जीवित रहता है। वो भारत जिसमें हिमालय है, वो भारत जिसमें गंगा है, जिसमें जमुना है, जिसमें काशी है, जिसमें मथुरा है, जिसमें अयोध्या है। ये आपके अंदर एक चलता फिरता भारत और सनातन चलता है। इस चिंता की वजह से आज भारत के अंदर जब वो शक्तियां जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को कमजोर करना चाहती हैं, भारत को खोखला करना चाहती हैं, तो उसकी चिंता आपको भी होती है। और इसी कारण मैं और आप और तमाम सारे हजारों लाखों लोग हमारे और आपके बीच में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बात अपनी शुरू करने से पहले ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि हम इस बात को समझें कि आखिर हो क्या रहा है। मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीछे इसलिए नहीं जाना चाहता कि आज की जनरेशन के पास समय बहुत कम है और वो बहुत शॉर्ट में जल्दी समझना चाहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी यह है कि हम उसको बड़े बड़े उपनिषदों के बारे में न बताएं, बड़े बड़े पुराणों के बारे में न बताएं, हम भी उससे 4 लाइनों में अपनी बात कहें और उसको समझा दें ताकि उसकी खोज वो खुद करे और उसकी डिटेल में जानकारी के लिए आज उसके पास सारे तंत्र मौजूद हैं, यंत्र मौजूद हैं। तो हमें उसको लंबा भाषण नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 1920 से आज 2020 हो गई, लेकिन आप घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ रूप बदला है, शक्ल बदली है, कपड़े बदले हैं, विचार वही है, अप्रोच वही है। 1920 की घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उससे पहले बहुत घटनाएं हुई होंगी, लेकिन वो समय नहीं है इस वक्त, क्योंकि मुद्दा यूपीएससी है, सुदर्शन चैनल है और उसके मालिक के ऊपर जिस तरीके से न्यायपालिका ने बिना सोचे समझे एक तरफा अपने उस एजेंडे के प्रति, जो रात के 6 बजे भी इस देश में एक आतंकवादी की याचिका कई बार रिजेक्ट हो जाने के बाद भी सुबह 6 बजे तक खोलती है और उसके लिए कोर्ट के दरवाजे सुबह 6 बजे तक याकूब मेनन के लिए खोले जाते हैं, अफजल गुरु के लिए खोले जाते हैं, मूसा के लिए खोले जाते हैं। लेकिन इस देश की मूलभूत समस्याएं, इस देश के संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, इस देश के महापुरुषों की कही हुई बातें, उनके लिए न कोर्ट के पास टाइम है, न सत्ता के पास टाइम है, न विपक्ष के पास टाइम है, न संसद के पास टाइम है। तो सवाल यह है कि हम सब लोग आज इसलिए यहां बोल रहे हैं कि अगर यह काम सत्ताएं अपने समय में ठीक से करती, न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाता, शिक्षक अपनी भूमिका निभाता और जो भी गलत सलत जैसे भी थोड़े बहुत नियम थे अगर उनको भी आप मानते तो आज शायद ये सेमिनार करने की आवश्यकता न होती। लेकिन एक जीवित समाज में, एक जिंदा कौम में जब तक आपके अंदर रोज मरने की शक्ति नहीं होगी तो आप न समाज जिंदा रहेगा, न संस्कृति जिंदा रहेगी, न सरोकार जिंदा रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि आप देखें कि 1920 में टर्की के अंदर खलीफत मूवमेंट चला, उसे हम लोग हिंदी में खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। अब उस खिलाफत मूवमेंट में यह था कि टर्की के अंदर इस बात का मामला चल रहा था कि यहां पर अल्लाह की हुकूमत स्थापित हो, निजामे मुस्तफा स्थापित हो, यहां ना कोई डेमोक्रेसी हो, यहां ना कोई कम्युनिज्म हो, ना यहां कोई डिक्टेटरशिप हो, यहां जो भी हुकूमत होगी वो अल्लाह की होगी। और उस खिलाफत मूवमेंट चला। लेकिन मैं ये बात सिर्फ इस रेफरेंस में आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो आपकी तकलीफ है, आज जो समस्याएं हैं, जो ताकतें आपको रोक रही हैं, जो ताकतें इस देश के संविधान में घुस करके, संसद में घुस करके, जुडिशरी में घुस करके इन तमाम मुद्दों को उठाने से आपको कमजोर कर रही हैं, उसकी नींव अगर हम 1920 से भी लें तो आप शायद समझ सकते हैं। उस वक्त जब टर्की में निजामे मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत यानी शरिया को नाफिज करने के लिए लड़ाई चल रही थी, तब भारत में 2 जोकर थे। उन्हें अली बिरादरान के नाम से जाना जाता है और वो अली बिरादरान गांधी जी के पास आए। उन्होंने कहा कि हमें खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करना चाहिए। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो गांधी जी की जब सारी बात समझ में आ गई तो गांधी जी ने यह कहा कि हमें भारत में खिलाफत मूवमेंट को समर्थन देना चाहिए, यानी टर्की में जो शरिया कानून के तहत अल्लाह की हुकूमत चलेगी, हमें उसका समर्थन इसलिए करना चाहिए। जो शब्द हैं उस पर ध्यान दें अशोक जी आप।
ये कहा गया कि हमें भारत के मुसलमानों का दिल जीतना है, तो हमें खिलाफत मूवमेंट का यानी खिलाफत आंदोलन का हमें समर्थन करना चाहिए, ताकि टर्की के अंदर अल्लाह की हुकूमत, शरीयत लागू हो। और जब आप मुसलमानों का दिल जीतेंगे तो ये आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के हमारे ऊपर थोपे गए एक पिताजी ने कहा है। और उनको फादर ऑफ नेशन किसने कहा, ये कोई मुझे तथ्य आज तक मिला नहीं कि कहां पे लिखा है कि ही इज फादर ऑफ नेशन। और किसने कहा उन्हें महात्मा, तो ये महात्मा का मुझे नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता अशोक जी। लेकिन गांधी जी ने अपनी अदरदूरता, अपनी मूर्खता और अपने कद का फायदा उठाया, और एक विजनलेस लीडर को हमने विजनरी मान लिया। और उस आदमी ने जब भारत के मुसलमानों का समर्थन करा और मुसलमानों से कहा कि हम तो टर्की में अल्लाह की हुकूमत की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भारत की आजादी की लड़ाई लड़ें। और 1920 में उन्होंने ये मंत्र दिया भारत के मुसलमानों को, और उनका दिल जीता। और मात्र 1920 से चले हैं, और 27 साल में जिनका दिल जीत रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान बना के भारत के 2 टुकड़े कर दिए, और भारत का विभाजन मजहब पे हो गया। लेकिन गांधी जी फिर भी गांधी जी रहे, क्योंकि उन पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा कि हमने छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत सारी की है। तो आपने 1947 में देश हिंदू और मुसलमान के नाम पे बटा, मजहब के नाम पे बटा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें यह बताया गया कि हमें अंग्रेजों ने बांटा था, हमें यह बताया जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि मुस्लिम लीग जो देश बंटवाने के बाद भारत में जीवित रही, मुस्लिम लीग को जिस तरीके का मैंडेट मिला था 1946 के इलेक्शन में, उसके बारे में नहीं बताया गया कि 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर हालत में लेंगे पाकिस्तान। ये 1946 का उनका नारा था। और 1946 के उनके नारे के अंदर जो भारत में राष्ट्रीय असेंबलियां थी, स्टेट असेंबलियां थी, उनकी गिनती, उनमें जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए थे, जो आज के जमाने में हम कहते हैं स्टेट असेंबली, तो उस समय जितनी भी असेंबली थी पूरे देश के अंदर, उनमें टोटल उनकी गिनती थी एमएलए की 1585, 1585। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। अब आप सोचिए कि पूरे देश की 1585 सीटों में से 492 रिजर्व सीटें थी, और 429 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती। उत्तर प्रदेश में 66 में से 54 सीटें, बिहार में 40 में से 14, मध्य प्रदेश में 14 में से 12, बॉम्बे में 30 में से 30, मद्रास में 28 में से 28, आसाम में 34 में से 31, पंजाब में 86 में से 74, बंगाल में 109 में से 119 में से 113। तो मेरा सिर्फ ये इसलिए कहना है कि यूपीएससी के बारे में तो जो काम सुदर्शन जी ने किया है, सुदर्शन चैनल ने किया है, अशोक जी ने किया है, उसको समझने से पहले इस मानसिकता को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आइसोलेशन में जब देखेंगे, या कुछ लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस इशू को एक आइसोलेशन में देखना चाहता है, क्योंकि उस आइसोलेशन में देखने से उनका एजेंडा पूरा होता है। लेकिन मेरे और आपके बीच में जो हजारों लाखों लोग आपके माध्यम से देश दुनिया में सुन रहे हैं, उनको ये जो आज कैंसर हो गया है, जो आपके कभी पैर में था, फिर आपके शरीर में हुआ, अब आपके दिमाग में कैंसर हो चुका है। भारत रूपी व्यवस्था कैंसर ग्रस्त है, और इसको कैंसर ग्रस्त रखा गया ताकि एक समय पे जब ये आए और हालात ऐसे हो जाएं तो कहें कि अब तो भाई देखिए भारत को कैंसर हो चुका है, अब इसका ऑपरेशन करके इसमें से कुछ हिस्सा अलग कर दें तो ही बचाया जा सकता है। ये हम एक्सपेरिमेंट 1947 में ये बातें सुन चुके हैं। तो 1947 आ गया, 1950 में संविधान लिख दिया गया, संविधान भी आ गया। संविधान में भी बहुत सारी बातें थी जो लागू नहीं की गई, संविधान में जो नहीं थी उन्हें सन 1976 में भारत के संविधान में डाला गया। तो मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं, और जब इस बात को आप समझेंगे तो आप पहुंचेंगे इस नतीजे पे कि सुरेश के चौहान ने जो किया है, उनकी भाषा से बहुत लोगों को शायद कोई तकलीफ हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंग्रेजी पे कोई आदमी आस्तीन चढ़ा चढ़ा के अंग्रेजी बोलता हो तो लोग कहें कि साहब ये अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी तो बड़े धीरे धीरे बोली जाती है।
बड़े प्यार से बोली जाती है, तो अंग्रेजी में चिल्लाया नहीं जा सकता। तो अगर कुछ लोग अंग्रेजी में चिल्ला चिल्ला करके टेलीविजन चला सकते हैं, तो सुदर्शन चैनल को सुरेश के चौहान, जो उनका व्यूअर है, जो इस देश का जनमानस है, जो 80-90 करोड़ हिंदू हैं, वो अपनी सिर्फ हिंदी भाषा समझते हैं, लोकल भाषा के तर्क समझते हैं, वही मुहावरे समझते हैं, और अगर वो अपनी बात जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनका अंदाज भी वही होगा। वो टाई लगा करके, पैंट पहन करके इस्लाम की तालीम नहीं देंगे उस जाकिर नायक जैसे फ्रॉड की तरह। वो टाई भी लगाता है, पैंट भी पहनता है, रोल टोपी भी लगाता है। अब ये समझ में नहीं आता कि ये क्रिश्चियन कहां है, मुसलमान कहां है और हिंदुस्तानी कहां है।